तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड ने तो अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया, लेकिन अब बारी है यह देखने का कि जितने सारे भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको बताए हैं या फिर नहीं बताए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ज़्यादा हार्ड है कि ज़्यादा आसान है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और साथ साथ साइंस का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व भी करेंगे। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, बारी बारी से हम आपको एक एक क्वेश्चन कर करके साइंस में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, एक क्वेश्चन को भी मिस मत करिएगा। हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं बताए हैं, और जो भी क्वेश्चन नहीं बताए हैं उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो बस आप लोग वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। और अभी तक जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि साइंस में 80 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, इसलिए साइंस में कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन इसके अलावा हिंदी इस समय होता है, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, तो पहले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक आपसे पूछ रहा है, तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अवतल दर्पण। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। दर्पण की फोकस दूरी एफ होता है और वक्रता त्रिज्या आर होता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है? तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है एफ बराबर आर बाई 2, यानी कि दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एफ बराबर आर बाई 2 हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, और इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि हम आपको पीछे के क्लास में आपको नहीं बताए हों, और एक बार नहीं बहुत बार हम आपको एक एक क्वेश्चन को रिवाइज कराए हैं। तो बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग 80 में से 80 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताइएगा। आप सभी लोग नीचे लाइव चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करा था कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो इसका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी कि जब हम लोग श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे कम झुकाव कौन से रंग का होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग का। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक क्वेश्चन को भी मिस मत करिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। और जो यह साइंस वाला पीडीएफ है मॉडल पेपर का, हम इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, यानी कि मानव के आंख का जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वह वास्तविक और उल्टा बनता है। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा का बी नंबर ऑप्शन कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए सातवां नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और वह कौन सा दर्पण है जिसमें कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए जो नाई होता है वह अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम आपको बताए थे कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और यदि आपसे पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर दूर पूछेगा तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पर निकट पूछ रहा है तो अवतल लेंस हो जाएगा। आठवां का सी नंबर ऑप्शन। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वह विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। नौवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फ्लेमिंग है उनका बाम हस्त नियम होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो मैक्सवेल, यानी कि 10 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को हम पहले भी बताएं कि विभवांतर का स्थायी मात्रक बोल्ट होता है, यानी कि 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समांतर क्रम के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्योंकि अगर 2 ओम और 2 ओम पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यह 4 ओम हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो जब 1/2 और 1/2 हो जाएगा तो घट जाएगा, इसलिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। 13 नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल। सारे प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि हम आपको रिवाइज न करवाए हों अपने इस चैनल पर। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होता है। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर नीचे लाइव चैट में बताते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाल भी होगा, नीला भी होगा, हरा भी होगा, यानी कि 17 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त सभी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। जो नेत्र का रंगीन भाग होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको आइरिस बोला जाता है। 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेत्र के रंगीन भाग को आइरिस बोला जाता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, 1 HP किसके बराबर होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, विशालक शीशा उत्तल लेंस को बोला जाता है। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको कि मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है। अब चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, यानी कि जब किसी विद्युत तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण क्या होता है। तो उसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। तो ध्यान रखिएगा, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जूल पर सेकेंड जो मात्रक है वह वाट के बराबर है। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 24 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो हम आपको बताए हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसलिए 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब कैसी अभिक्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो उससे उष्मा बाहर निकलता है, इसलिए यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। और जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है वह उष्माशोषी कहलाता है। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो उष्मा बाहर निकलता है, इसलिए 27 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है। बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है सोडियम, यानी कि Na, लेकिन Na यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो Na के बाद जो Cu होता है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, इसलिए 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का (2). 29 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब कि वह क्षार है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से 14 के बीच में होता है। तो देखिए यहाँ पर 11 है और 10 है, जो कि 7 से 14 के बीच में है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि ए भी और बी भी दोनों 7 और 14 के बीच में है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक
सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। लेकिन अगर बात करें एल्केन और एल्कीन की, तो एल्केन में 1 होता है और एल्कीन में 2 होता है। लेकिन यहाँ पर एल्काइन का पूछा जा रहा है तो एल्काइन में 3 होता है, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, हम आपको बताए हैं C6H12O6, यानी कि 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ठीक है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? तो ध्यान रखिएगा 35 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। 35 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित तत्वों को उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। यहाँ पर 5 तत्व का नाम दिया गया है, इसको अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। शुरू में लिथियम है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद बेरिलियम है, उसके बाद फ्लोरीन है। तो इसको बढ़ते क्रम में यदि सजाएंगे तो सबसे पहले लिथियम हो जाएगा, उसके बाद बेरिलियम हो जाएगा, उसके बाद कार्बन हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा और सबसे लास्ट में फ्लोरीन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिथियम और लास्ट में फ्लोरीन कहाँ पर है? बी नंबर ऑप्शन में है, यानी कि 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन उपधातु होता है, हम आपको पहले भी यह क्वेश्चन बता चुके हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन हम करवाएं या फिर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाएं, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताएं कि जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कराएंगे, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो ध्यान रखिएगा जो सोडियम होता है, सोडियम का संकेत Na होता है, तो सोडियम विद्युत का धनात्मक तत्व है। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको पहले भी बताए हैं कि टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम को हमेशा किरोसिन तेल में ही डुबा करके रखा जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनता है? सर्फ एक्सेल बनता है कि शैम्पू बनता है कि इजी सर्फ बनता है? उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा 41 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि अपमार्जक से सर्फ एक्सेल यानी कि सर्फ भी बनता है, इजी सर्फ भी बनता है और शैम्पू भी बनता है। 41 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो 42 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा 43 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, CNG का। ठीक है, खाना बनाने वाले ईंधन में CNG का उपयोग नहीं होता है। खाना बनाने वाले ईंधन में LPG का उपयोग होता है। जो गैस सिलेंडर आता है आपके लोगों के घरों में उसमें LPG गैस रहता है, न कि CNG गैस रहता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, 2Cu + O2 से बनता है 2CO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है कि अपघटन है कि उदासीनीकरण है कि विस्थापन है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए जब ऑक्सीजन किसी के साथ भी अभिक्रिया करता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन Cu के साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। ये नंबर ऑप्शन है कि H2 + Cl2 से बनता है 2HCl। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन 2 है और Cl भी 2 है, तो यहाँ पर 2HCl है, यानी कि हाइड्रोजन 2 और Cl2, क्योंकि अगर पहले 2 लग गया तो वह दोनों के लिए काम करेगा। चलिए उसके बाद सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है, लेकिन इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि शुरू में जो 2 लगा है वह ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा। चलिए अब डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं कि 2KClO3 से बनता है 2KCl + 3O2। तो यहाँ पर 2KCl है, यहाँ पर भी 2KCl है और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दूनी 6 है, क्योंकि शुरू में 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 दूनी 6 हो
जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 है। लेकिन अब हम लोग बी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं कि PbNO3 के D2 से बन रहा है PbO प्लस NO2 प्लस O2, जो कि बिल्कुल ही संतुलित नहीं है, इसलिए 45 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, और यदि विलयन अम्लीय रहता है तो उसका pH मान 7 से कम होता है, और यदि क्षारीय रहता है तो 7 से अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर उदासीन पूछ रहा है तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो ध्यान रखिएगा CH3COOH जो है वह दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। 47 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है क्रायोलाइट अयस्क है, बताइए जो क्रायोलाइट है या किसका अयस्क है। 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा कि क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। 48 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। पोटेशियम जिसका संकेत के होता है, तो बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। 49 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग सारे तत्व का परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो हम आपको बताए थे 2-4 वीडियो पहले ही कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, यानी कि मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है बताइए। तो ध्यान रखिएगा इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, कॉमन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है एल्काइन कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि इसमें से एल्काइन कौन है। तो यहाँ पर जो C2H2 है यह एल्काइन का उदाहरण है। 52 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, और यदि आपसे ग्लूकोज का पूछा जाए तो C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। 54 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 54 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है, तो जो अंकुरित बीज होते हैं उसका उपयोग किया जाता है श्वसन के अध्ययन के लिए। 55 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। इस वाले क्वेश्चन को भी हम 2-3 वीडियो पहले यानी कि 1-2 दिन पहले आपको बताए हैं कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, तो यह उत्सर्जन का हिस्सा है। जब हम बायोलॉजी के पहले नंबर चैप्टर का स्पेशल वीडियो बना रहे थे ऑब्जेक्टिव का, उसमें हम आपको बताए थे कि मानव वृक्क उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। अब चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम नियंत्रित निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो हम आपको बताए हैं कि जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, यानी कि 57 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि फ्लोएम का पूछेगा तो फ्लोएम का काम होता है भोजन का वहन करना। तो आपसे यदि जाइलम का पूछा जाए तो आपको बताना है पानी, और यदि फ्लोएम का पूछा जाए तो भोजन का वहन करना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि श्वसन के दौरान CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन गैस हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2, और लेते हैं कौन, तो O2। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा फलों के पकने को निम्न में से इथिलीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 59 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फलों के पकने को इथिलीन के द्वारा नियंत्रित करते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको ध्यान रखिएगा डेंड्राइट बोलते हैं। 60 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो एड्रीनैलिन होता है वह आपातकाल का हार्मोन है, यानी कि 61 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि एड्रीनैलिन आपातकाल का हार्मोन है। 61 का ए नंबर ऑप्शन। अब चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है इसका मतलब कि ऐच्छिक क्रिया है। तो देखिए ऐच्छिक क्रिया इसमें से कौन है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो उल्टी करते हैं, यह ऐच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि उल्टी करना हमारे बस का चीज़ नहीं है, क्योंकि उल्टी पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, या कभी भी हो सकता है। दिल की धड़कन, तो दिल की धड़कन पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। अत्यधिक लार निकलना, इस पर भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम लोग किसी भी चीज़ को चबाते हैं वह हम लोग अपने कंट्रोल के हिसाब से चबाते हैं। मन होगा तो चबाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं चबाएंगे। इसलिए
यह ऐच्छिक क्रिया है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। 62 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मानव में गर्भ की अवधि 9 माह होती है, और 9 माह को यदि हम लोग दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 270 दिन हो जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, 1973, 1985, 1971, 1983। 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था। 64 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ठीक है, 65 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर जो डायरिया हो जाता है और निमोनिया, यहाँ पर दोनों डायरिया और निमोनिया दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि बी एवं सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। टीबी इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव, यानी कि मनुष्य भी मांस खाता है और कुछ और जीव होते हैं जो मांस खाते हैं, तो जो मांसाहारी जीव होते हैं वह किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा वह सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। 67 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन होता है, और ब्रेन हेमरेज से व्यक्ति की मौत हो जाती है। 68 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 69। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपसे परजीवी पादप का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कसकूटा जो होता है वह परजीवी पादप का उदाहरण होता है। 69 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किस चीज के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा कि नीले के द्वारा कि अलिंद के द्वारा। 2-3 दिन पहले ही हम आपको यह क्वेश्चन बताए थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में नीले के द्वारा पंप किया जाता है। 70 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन की विधि होती है। 71 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न है कि जनन संचारित होता है किसके द्वारा। जनन संचारित होता है किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा जनन सिफिलिस के द्वारा भी, एड्स के द्वारा भी और गोनोरिया के द्वारा भी, यानी कि 72 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी, यहाँ पर हम आपको जितने सारे प्रश्न बता रहे हैं और जितने सारे प्रश्न का आंसर बता रहे हैं सभी 100% सही आंसर है। एक भी प्रश्न का आंसर आपको हम गलत नहीं बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग, यानी कि फूल का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है। 73 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, बताइए। 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लड समूह बी में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो उसमें ए होता है, यानी कि उल्टा होता है। ए में बी एंटीबॉडी होता है और बी में ए एंटीबॉडी होता है। 74 का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है। 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा गैस्ट्रिन इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो गैस्ट्रिन होता है वह हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि पादप में वृद्धि हार्मोन होता है। पादप में कौन सा हार्मोन होता है जो कि वृद्धि हार्मोन होता है, तो ध्यान रखिएगा उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन, यानी कि पादप में वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि हार्मोन स्रावित होता है कहां से। हार्मोन कहां से स्रावित होता है, 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से। 77 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्मोन अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा मनुष्य के मुख गुहा में कुल 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। 78 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन क्या होता है। एंड्रोजन क्या होता है बताइए, तो ध्यान रखिएगा एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है जो कि पुरुषों में पाया जाता है। 79 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है। अब चलिए 80 और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, यानी कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था, तो ध्यान रखिएगा मेंडल ने चुना था। 80 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पेड़ को चुना था और मटर के पेड़ से उन्होंने 7 लक्ष्यों का अध्ययन किया था। 80 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेंडल ने चुना था और कितने लक्ष्यों का अध्ययन किया था, तो 7 लक्ष्यों का अध्ययन किया था। तो चलिए कुल यही 80 क्वेश्चन था जो कि आपको विज्ञान के मॉडल सेट में देखना था, जो कि बिहार
बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियली रूप से मॉडल पेपर जारी किया गया है। हम इस मॉडल पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, तो जिन लोगों से अभी तक मॉडल पेपर का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ है वे सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ जाइए और वहां से आप लोग मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अगले वीडियो में हम बारी बारी से करके सारे सब्जेक्ट का, जितने सारे भी सब्जेक्ट मॉडल पेपर निकाला गया है, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हम आपको अपने इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से देंगे। और इसके बाद देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन हम आपको पहले से बता चुके हैं, जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसके अपवर्तन के नियम को लिखे, जल और शीशा का अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन, उसके बाद है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, जीवाश्म ईंधन क्या है। यह सारे प्रश्न हम आपको बारी बारी से करवाएंगे और पहले भी हम आपको सारे प्रश्न बता चुके हैं। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपका कितना आंसर सही हुआ, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, और आगे जितने सारे भी मॉडल पेपर शेष बच गए हैं सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।